गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 12th क्लास राजनीति विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं खंड ए इकाई सेकेंड पार्ट 2 राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति में अपने टॉपिक चल रहा है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति की वर्गीकरण का आधार ये है कि व्यक्तियों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। राजनीतिक संस्कृति का जो वर्गीकरण किया गया है, जिसको प्रकारों में बांटा गया है, वो इस चीज पर निर्भर करता है कि व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप में भाग लेते हैं, किस सीमा तक भाग लेते हैं। इस आधार पर आमंड और वर्बा ने 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। जो पहला वर्गीकरण है वह आमंड और वर्बा ने दिया है। इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का विभाजन 3 भागों में किया है। पहला संकीर्ण संस्कृति, दूसरा अधीन संस्कृति और तीसरा है सहभागी संस्कृति। तो पहला अपन पढ़ते संकीर्ण संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्दों की जानकारी होती है और ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है, जिससे कि इस विभाजन के नाम से पता चल रहा है संकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? संकीर्ण का अर्थ होता है छोटा, या फिर अपन संकीर्ण को इस अर्थ में ले सकते हैं जैसे छोटी सोच, तो अपन उसको कहते हैं संकीर्ण सोच है। तो संकीर्ण संस्कृति, इसमें जो नागरिक है राजनीतिक व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, उनको नहीं राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी होती है, न राजनीतिक व्यवस्था के जो मुद्दे होते हैं उनकी समझ होती है, और राजनीति में उन्हें क्या भूमिका निभानी है, उनका किरदार क्या होगा, इसकी भी उन्हें समझ नहीं होती। दूसरा प्रकार है अधीन संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों की जानकारी तो होती है, किंतु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती। तो जो अधीन या प्रजावादी संस्कृति है, इसमें नागरिक राजनीतिक मुद्दे समझते हैं कि राजनीतिक मुद्दे क्या है, वर्तमान की समस्याएं क्या है राजनीति की, लेकिन वह खुद इसमें अपनी भूमिका नहीं निभा पाते, वह खुद इसमें सक्रिय रूप से सक्रिय नागरिक के रूप में नहीं जुड़ पाते। तीसरा है सहभागी संस्कृति। इसके अंतर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है। इसके अंतर्गत नागरिक सक्रिय होते हैं, सहभागी होते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान में क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या समस्याएं चल रही है, वो भी उन्हें पता होती है, और साथ ही उन्हें अपनी भूमिका क्या निभानी है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए वो क्या भूमिका निभा सकते हैं, उसकी भी समझ उन्हें होती है। तो इसलिए आमंड और वर्बा का जो वर्गीकरण है वह है संकीर्ण संस्कृति, अधीन संस्कृति और सहभागी संस्कृति। इसके अलावा भी जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार है या वर्गीकरण है, उनमें जो मुख्य है वो है आमंड का वर्गीकरण। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उसके आधार पर 4 प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है। बच्चों, ये प्रश्न पहले आ चुका है कि आमंड की राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण समझाइए, आमंड का राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण समझाइए। तो इसने राजनीतिक संस्कृति को 4 भागों में बांट दिया है। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। बच्चों, जैसे आमंड का वर्गीकरण पूछा जाता है तो अपन ये 4 प्रकार लिखेंगे। साथ में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक काल में राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण समझाइए, तब भी अपन आमंड का वर्गीकरण ही लिखते हैं। सबसे पहले आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ है। इंग्लैंड है, अमेरिका जैसे देश है, वहां पर राजनीतिक संस्कृति कौन सी विकसित हुई? सामंजस्यकारी, जो हर माहौल में ढल सके। उदारवादी मूल्यों वाली जिसमें लोगों को अधिकार प्राप्त है, उनके अपने कर्तव्यों का भान है, लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति इन देशों में विकसित हुई है। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में संस्कृति कैसी है? सामंजस्यकारी, उदारवादी मूल्यों वाली है।
जिसको अपन लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति भी कह सकते हैं। दूसरा है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद, हालांकि फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन के देश है, वहां पर लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ की संस्कृति ब्रिटेन और अमेरिका की संस्कृति से भिन्न है। एक राजनीतिक संस्कृति की बजाय कई उपसंस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियां दृष्टिगोचर होती है। तो जर्मनी और फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति ब्रिटेन की राजनीतिक संस्कृति से भिन्न, भले ही यहाँ पर उदारवादी व्यवस्था है, लोकतंत्र है। यहाँ पर एक राजनीतिक संस्कृति के स्थान पर कई उपसंस्कृतियां विकसित हुई है और इसलिए यहाँ पर कई बार हिंसात्मक संघर्ष, मारपीट पर आधारित संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। गैर पश्चिमी यानी पश्चिम के देशों से अलग, जो एशिया और अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहां औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्प विकसित अवस्था में है। एशिया और अफ्रीका के भी देश जो अभी भी स्वतंत्र हुए हैं, यहाँ पर औद्योगिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है, साथ ही लोकतंत्र भी अभी नवजात शिशु के रूप में, क्योंकि अभी अभी यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो ऐसे देशों में कौन सी संस्कृति विकसित हुई है? पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। चौथा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। अधिनायकवादी, अधिनायकवादी अर्थात जहां पर तानाशाही शासन व्यवस्था है। सर्वाधिकारवादी जहां पर किसी एक ही दल के पास सत्ता है, और अलोकतांत्रिक जहां पर लोकतंत्र नहीं है। राजनीतिक व्यवस्थाएं जहां विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती, तो जहां पर अधिनायकवाद है, तानाशाही शासन व्यवस्था, लोकतंत्र नहीं है, वहां पर विरोधी दल नहीं होते, वहां पर विरोध की संभावना नहीं होती, मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती। एशिया अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही और चीन उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देशों में यह संस्कृति विकसित हुई है। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था चीन और उत्तर कोरिया इसके एग्जाम्पल हैं। इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में अंतर साफ किया जा सकता है। तो जो आमंड का राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। इसके अतिरिक्त फाइनल ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व, विकसित, निम्न और न्यूनस्तरीय राजनीतिक संस्कृतियों की चर्चा की है। फाइनल का जो वर्गीकरण है उसने सेना की भूमिका के आधार पर संस्कृतियों का विभाजन किया है। उसके विभाजन को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। परिपक्व संस्कृति, विकसित संस्कृति और निम्न स्तरीय संस्कृति। जो परिपक्व संस्कृति है इसमें सैन्य सत्ता की भूमिका, जो सैनिक सत्ता की भूमिका है, कम होगी, और जो बाकी संस्कृतियां इनमें सेना की भूमिका बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो वर्गीकरण है वो वाइसमैन का है। इसने 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां बताई है: संकुचित, पराधीन और सहभागी। इसके अलावा इसने 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां बताई है: संकुचित पराधीन, सहभागी संस्कृति और संकुचित सहभागी संस्कृति। तो इस राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण बच्चों हमने देखा। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में जो पूछा जाता है मुख्य रूप से आमंड का राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण पूछा जाता है, या फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक काल में राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण समझाइए। इसमें आमंड का राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आता है। इसको 4 भागों में बांटा गया है: एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद में जो अपना टॉपिक है बच्चों वह है राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण। आमंड और वर्बा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। राजनीति के प्रति ज्ञान या समझ विकसित की जाती है।
राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुण, विश्वास, मनोवेग, मन में चलने वाली भावनाएं भावी पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती है। इस प्रक्रिया में कई विकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोक संचार अर्थात मीडिया या प्रेस, हित समूह, राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करता है, भेजता है। यह आवश्यक नहीं कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढांचों में ढल जाए, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता अवश्य बनी रहती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीति का ज्ञान विकसित होता है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली नई दबावों और तनाव को झेलने की सहन शक्ति विकसित कर लेती है। साधारणतः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, लेकिन यदि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति अनेक उप संस्कृतियों जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में ऐसा है में बटी हो तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप डालना अपरिहार्य होगा। उस देश की आवश्यकताओं के अनुसार राजनीतिक संस्कृति को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। अब राजनीतिक संस्कृति का महत्व, राजनीतिक संस्कृति के उपागम के द्वारा जो राजनीति का अध्ययन किया जा रहा है उसका क्या महत्व है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं न रहकर राजनीतिक समाज बन गया। पहले जहाँ राजनीति में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, कुछ निश्चित चीजों का अध्ययन किया जाता था, अब राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक समाज का अध्ययन किया जाता है। राजनीति की जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित होती है उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा महत्व, इस अवधारणा ने राजनीति शास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीति शास्त्र का विकास किया है। राजनीतिक क्रियाओं में जो समाज है और सांस्कृतिक तत्व है उसको जोड़ दिया गया है। समाज से जुड़कर राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयत्न किया है। पहले राजनीति का जो अध्ययन किया जाता था दार्शनिकता के आधार पर किया जाता था, काल्पनिकता के आधार पर किया जाता था, आदर्शवादिता के आधार पर किया जाता था, लेकिन वर्तमान में अब इसको बुद्धि संगत बनाया गया, तर्क संगत बनाया गया है। चौथी, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने ये बताने का प्रयास किया है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण कर लेते हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृतियां क्यों पाई जाती है। धन्यवाद।